नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार समीर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार विधान परिषद के नामांकन में स्क्रूटनी के दौरान जेडीयू ने कांग्रेस उम्मीदवार समीर कुमार सिंह के नामांकन पर आपत्ति जाहिर करते हुए कई त्रुटियों का हवाला दिया है। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि समीर सिंह की नॉमिनेशन में कई कागजात नियम के खिलाफ हैं। फिलहाल पूरे मामले पर अब मंथन चल रहा है। ऑब्जर्वर विधानसभा पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस विधान परिषद उम्मीदवार समीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी उम्मीदवारी में पेच फंस गया है। दरअसल कई कागजात जो नॉमिनेशन को लेकर दायर किए गए थे, उन कागजातों में आपत्ति दर्ज की गई है कागजातों पर, और उसकी जांच अब ऑब्जर्वर करेंगे। तो कांग्रेस के लिए अब एक बड़ी मुश्किल, एक नई मुश्किल। कल तारिक अनवर जो कि पहले घोषित किए गए थे उम्मीदवार, अचानक आखिरी वक्त में नाम बदला गया तकनीकी वजह से, क्योंकि तारिक अनवर का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में कहीं नहीं था, जिसकी वजह से आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदला गया। समीर सिंह का नाम आया और अब समीर सिंह की उम्मीदवारी में भी पेंच। सभा के द्वारा या इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फॉर्मेट जारी की गई है, जो आवेदन पत्र निर्गत किए गए हैं, जिस पर आवेदन करेंगे, नॉमिनेशन पेपर भरेंगे, उस पेपर में एक दूसरे कर्मचारियों की जो संपत्तियों का ब्यौरा देना है, वह फॉर्मेट उसमें लगा करके नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया गया है। मेरी आपत्ति ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन का जो रूल है, और उसने जो जारी किया है, फॉर्मेट जारी किया है, उसी फॉर्मेट में कोई आवेदन देना चाहिए, और अगर वह ऐसा नहीं है तो उनके आवेदन को अस्वीकार करना चाहिए। त्रुटिपूर्ण है, ये आपत्ति हमारी है। और भी आपत्तियां थी कि उन्होंने कल जो आवेदन दाखिल किया था, उसमें परिसंपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, वो उनके रिटर्न फाइल से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन उसका निराकरण उन्होंने कर लिया है। आज 10:15 में रिटर्निंग ऑफिसर साहब को उन्होंने उसका निराकरण का आवेदन दिया है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये पेच अगर फंसा है तो फिर आगे का रास्ता है क्या कांग्रेस के लिए? एक तो कल ही आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदलना पड़ा, वो भी तकनीकी वजह, और अब एक और पेच। देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात है कि अभी किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो आपत्ति दर्ज कराई है जनता दल यू ने, उस पर जांच चल रही है। जो ऑब्जर्वर है वो पहुंच गए हैं विधानसभा, और पूरे मामले में फिलहाल जो है वो जांच चल रही है। और शाम 7 बजे तक जो संभावना जताई जा रही है, जो बात हो रही है सोर्सेज से, उसके अनुसार शाम 7 बजे तक ये जांच प्रक्रिया चलेगी और तो कोई फैसला आएगा। लेकिन सीधे तौर पर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और जदयू नेता हैं श्रवण कुमार, उनका कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है और जो फॉर्मेट है, उसमें आवेदन नहीं भरा गया है, तो इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। और फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है और जांच के बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। फिलहाल कुछ भी कहना जल्दीबाजी। संजय इस वक्त अपडेट आ रहा है समीर सिंह के कागजात में त्रुटि को लेकर जो मामला है, उसमें समीर सिंह ने बयान दिया है कि पेपर में मामूली गड़बड़ी थी, जिसे दूर कर लिया गया है। नोटिस आने पर मैंने सदन जाकर पेपर ठीक कराया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी अपडेट। इस मामले में समीर सिंह का दावा है कि मामूली गड़बड़ी थी, जिसे हमने ठीक करा दिया है। संजय जी बिल्कुल, समीर सिंह और जो दूसरे कांग्रेस नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका कहना था कि प्रारंभिक तौर पर कुछ त्रुटि सामने आई थी। खुद श्रवण कुमार ने भी कहा है कि उनकी आपत्ति कई मुद्दों पर थी, जिसे आज 10 से 10:30 बजे के बीच समीर सिंह को बुलाया गया था बिहार विधानसभा में, और उस त्रुटि को दूर कर दिया गया था। लेकिन कुछ एक आपत्ति जदयू ने जो दर्ज कराई है, उस पर जांच प्रक्रिया चल रही है। और वैसे में समीर सिंह का बयान आया है, तो माना जाना चाहिए शायद उन्होंने संभवतः सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन के अनुसार जो आपत्ति थी, उसको संभवतः सॉल्व कर लिया गया होगा उनके लेवल पे, और शायद अब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। जी चलिए, इंतजार करना होगा, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वर की जांच के बाद क्या फैसला आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। बिहार के सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर है। मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन में बना रहेगा या नहीं, इस बात पर अब अंतिम फैसला
पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी करेंगे। पटना में मांझी के आवास पर हुई हम कोर कमेटी की बैठक में नेताओं ने मांझी को ही इस बात के लिए अधिकृत कर दिया है कि वे जिधर जाएंगे कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। यानी अब आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन में पार्टी बनी रहेगी या अलग हटेगी, इस बात पर अंतिम मोहर मांझी ही लगाएंगे। अब देखना है कि मांझी महागठबंधन में बने रहते हैं या फिर जेडीयू में घर वापसी कर एक बार फिर एनडीए की नैया में सवार होते हैं। वैसे तेजस्वी के बयान पर तेवर दिखाते हुए मांझी ने भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मांझी ने पार्टी के फतुहा प्रखंड अध्यक्ष राजन राज को जगदानंद सिंह से बात करने के लिए प्रतिनिधि बनाया है, जिससे साफ संकेत है कि मांझी और तेजस्वी के बीच सियासी तलवारें खिंच गई है। मांझी आरजेडी पर आगामी चुनाव के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का दबाव बना रहे थे और बार बार डेडलाइन दे रहे थे। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान के मुताबिक कांग्रेस ने 7 दिनों में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। अब बड़ा सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ेंगे या पूर्व में दे चुके संकेत के मुताबिक जेडीयू में घर वापसी कर एनडीए की नैया पर सवार होंगे। ये बड़ा सवाल, गठबंधन में रहेंगे या साथ छोड़ेंगे या फिर गठबंधन में पूरा सम्मान मिलेगा मांझी को। अब तक के संकेत तो कुछ और ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि तलवारें दोनों ओर खिंच गई हैं और ये जगदानंद सिंह की से बात करने के लिए एक प्रखंड अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया है मांझी ने। गठबंधन में रहेंगे या छोड़ेंगे साथ। सवाल यह भी कि क्या तेजस्वी से रिश्तों में तल्खी के बीच मांझी को अब गठबंधन में पूरा सम्मान मिलेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी लालू प्रसाद को मजबूती की जगह मजबूरी बता चुके हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के ई एजेंडा के मंच पर। हालांकि सियासत में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन विभाग की तैयारियां जोरों पर है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए इस बार चुनाव जहां कई मायनों में अलग होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के सरकार के नियमों को पालन करते हुए जहां मतदान केंद्रों की संख्या पहले से अधिक होगी, वहीं बिहार में पहली बार नई ईवीएम के जरिए चुनाव कराया जाएगा। इस बार 1000 मतदाता पर एक मतदान केंद्र होगा। पहले 1400 लोगों पर एक मतदान केंद्र था। ज्यादा होने पर अतिरिक्त उपकेंद्र भी बनाए जाएंगे। 32,000 सहायक मतदान केंद्र बनेगा। मतदान केंद्रों का सत्यापन पूरा हो चुका है। बिहार में पहली बार नई ईवीएम मशीन से चुनाव होगा। बिहार में पहली बार M3 ईवीएम मॉडल से चुनाव होगा। सबसे हाई क्वालिटी मशीन है ये। पहले से ज्यादा स्मार्ट और सेंसर लगा हुआ है। इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ ही होगा। लोगों को जागरूकता के लिए काम भी शुरू हो चुका है। 3 स्टेज में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। जागरूकता के लिए डिजिटल और सोशल प्रमोशन पर ज्यादा ध्यान होगा। कोविड-19 के नियमों के तहत ये तैयारियां तमाम की जा रही हैं। बिहार राज्य के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1400 निर्वाचकों की संख्या को निर्धारित किया था, लेकिन कोविड-19 के चलते प्रत्येक मतदान केंद्र पर अब अधिकतम 1000 ही मतदाता संबंध जुड़े रह सकते हैं। अब आप पूछिए कि जिस मतदान केंद्र पर 1000 से ऊपर मतदाता हैं, वहां मतदाताओं की संख्या उस मतदान के वहां एक अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र बनाया जाएगा और दोनों मतदान केंद्र में लगभग बराबर मतदाता रहेंगे। और अब बात आसमानी आफत की। पटना में जमकर हो रही बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं कई इलाकों में बीच सड़क पर नगर निगम की ओर से किए गए गड्ढे के चलते लोगों को परेशानी भी हो रही है, जिससे लोगों को दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाला रोड इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। मानसून की बारिश ने जहां गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है, और खास करके तब जब नगर निगम के कारनामे जो है वो सामने हो। अभी देखिए हम नाला रोड में हैं और ये तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही हैं। ये महीनों भर से जो है वो यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े जो है वो गड्ढे किए गए हैं। भारी बरसात हो रही है, गड्ढों में जो है वो पानी जमा हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो निर्माण जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। और ज़रा देखिए यहाँ पे कि सवाल ये है कि आखिर ये गड्ढे तभी क्यों खोदे जाते हैं जब ये बरसात होती है। बहुत परेशानी है इसमें,
गड्ढे में लोग गिर सकते हैं, फिर स्लिप करते हैं, गाड़ी स्लिप कर जा रहा है, कई लोग तो गिर गए हैं यहाँ पर बहुत डेंजरस है। यहाँ वहाँ गड्ढा खोदा हुआ है। अब ये चलना राहगीर के लिए मुश्किल हो गया। ये आम दुकान की बातें छोड़ दीजिए, यहाँ वहाँ गड्ढा है, पूरा गाड़ी जाम है। लॉकडाउन में भी बन सकता था, पानी नहीं पड़ रहा था, लेकिन अभी तो पानी पड़ रहा है तो सगरों पूरा घिना जाएगा, कितना पब्लिक के गोरांट चला जाएगा। इसमें तो हम लोग दुखी है। यहाँ पर आप लोगों की दुकान है? हाँ दुकान है, आगे दुकान मेरा। देखिए तो ये है यहाँ पे लोगों के जो है वो बातें आप जरा सुनिए कि लोग कितने डरे हुए हैं। कि सबसे बड़ा सवाल है कि जब बरसात आता है तो नगर निगम तभी गड्ढे क्यों खोदती है, और ये पहले 1 साल में काम आखिर क्यों नहीं हुआ। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी पटना के पौष इलाके चिड़ैयाटाड़ पुल पर भीषण जाम लग गया। घंटे भर की बारिश में ही नालियों का ये हाल हो गया कि नाला पूरा जाम हो गया और पानी सड़कों पर जमा हो गया। वहीं पटना के करबिगहिया इलाके में भी घुटने भर पानी जमा हो गया है। लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं पटना के कई इलाकों में बरसात से पहले की तैयारियां आधी अधूरे हैं। कहीं बीच सड़क गड्ढा खोद दिया गया है तो कहीं पर नाले का कचरा सड़कों पर पड़ा है। मगर बिहार के नगर विकास मंत्री दावा कर रहे हैं कि पटना में इस बार जल जमाव नहीं होगा, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम है कहां, नजर नहीं आ रहा है। ग्राउंड पर जो हालात दिख रहे हैं उससे नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के दावों पर सवाल उठता है। उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। की पहली बारिश में पटना के कई इलाकों में जल जमाव दिखा था और अब अलर्ट है कि भारी बारिश हो सकती है 1 से 2 दिनों में पूरे इलाके में। इसको लेकर पटना किस तरह तैयार है, हमारे साथ नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं। सर, पिछली बार जो रात में 2-3 घंटे बारिश हुई थी, पटना लगभग कई इलाकों में पानी भर गया था। अब किस तरह से आप लोग तैयार है, क्योंकि अभी भी कई नाले हैं वो खुले हुए हैं, जल जमाव की स्थिति कई इलाकों में। नाले खुले हुए हैं। नाला को जो हमको बनाना था उस काम को उसमें विलम्ब होना है, क्योंकि 2-3 महीने लॉकडाउन में हम उसको सीमेंटेड नहीं बना सके, लेकिन नाला को खोद करके कनेक्टिविटीज़ को ठीक कर दिया गया है। बहुत सारे नाला बनाए भी गए हैं और ऐसा नहीं है कि कोई नाले की सफाई नहीं हुई है जिससे जल जमाव होता था। उस इलाके में अभी नाला रोड और इस तरह के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव है मंत्री जी। जहां अभी भी गड्ढा होगा वहां के लिए स्पेशल पंप का हमने व्यवस्था किया है और उस पंप से उस पानी को निकाल करके हम लोग जो है सो सम्प हाउस में देंगे। इसलिए वर्षा होने की पूरी संभावना है, लेकिन हम पूरे मुस्तैदी के साथ। इंश्योरेंस आपने पहले भी दिया था, आपकी बाइट भी लगातार चल रही है, लेकिन इस बार पिछले दिनों जिस तरह से जल जमाव पटना में दिखा, जल जमाव वर्षा होगी तो जल जमाव होगा, निकालने की व्यवस्था पूरी तरह हो रही है। तो इस बार क्या एश्योर कर रहे हैं कि इस बार अब ऐसी स्थिति नहीं होगी? देखिए आप 94 mm पानी हुआ है एक दिन और पानी निकाल दिया गया और उसमें टेस्ट हो गया कि हमको और क्या करना है, वो हमारे ऑफिसर, हमारे कर्मचारी, हमारे सारे लोग कर रहे हैं। नगर विकास मंत्री ने साफ किया है कि पूरी तरह से विभाग मुस्तैद है और इस बार पटना में जल जमाव नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीर लगातार दिख रही है वो मंत्री जी के इन दावों पर सवाल उठा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लगता है मंत्री जी को खुद पटना की सड़कों पर निकलकर देखना चाहिए, हकीकत क्या है, उनके दावे की हकीकत उन्हें खुद पता चल जाएगा। दरअसल राजधानी पटना में सिस्टम की लापरवाही, ठेकेदारों की मनमानी की वजह से गोला रोड इलाके के लोग इस बार बाढ़ आने से पहले ही हाउस अरेस्ट हो गए हैं और सरकार से रास्ता देने की गुहार लगा रहे हैं। सैनिकपुरी कॉलोनी के लोगों को देखिए जो 4 दिनों से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि चारों तरफ रास्ता काटकर गड्ढा कर दिया गया है। भरोसा यह दिया गया था कि इस बार बाढ़ से बचाने के लिए बेली रोड से दीघा तक डैम का निर्माण किया जाएगा जिससे कि पानी डैम में ही गिरेगा। बरसात शुरू होने पर डैम की खुदाई शुरू हुई और काम अब अधूरा पड़ा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पिछले साल बारिश में लगे इल्जाम के बाद भी पटना नगर निगम और नगर परिषद ने सबक लेने का काम नहीं किया। तस्वीरें आप देखेंगे फिर से आप सिस्टम को लापरवाह कहेंगे। जरा देखिए आप, ये गोला रोड से सटा हुआ इलाका है जहां पिछले साल तकरीबन 2 महीने तक लोग हाउस अरेस्ट रहे थे। महावीर कॉलोनी, सैनिकपुरी, गोला रोड, तमाम जो इलाके के लोग हैं
इस बार लोगों को यह आश्वासन मिला था कि डैम का निर्माण होगा, नाला का निर्माण किया जाएगा, लेकिन देखिए जब बारिश शुरू होती है, जब मानसून दस्तक देता है, उसके बाद नाले का निर्माण शुरू होता है और देखिए कि रास्ता को काट दिया जाता है। अब लोग बारिश शुरू होने के बाद ही हाउस अरेस्ट हो गए हैं, यानी भले ही अभी तक बाढ़ का पानी यहाँ पर नहीं हो, लेकिन देख सकते हैं रास्ता काट दिया गया है। नतीजा अब लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये देखिए मरता क्या नहीं करता, अब लोग बांस की चचरी बनाकर किसी तरह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। महिलाएं हैं, कई ऐसे लोग हैं जो नौकरी पेशे वाले हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन जरा तस्वीर आप देखिए कि चारों तरफ जहां भी आपकी नजरें जाएंगी, देखिए कि हर तरफ एक मोहल्ला जो है वहां से सड़कें गुजरती थी, लेकिन अब सड़क नहीं है, वहां पर गड्ढा है और लोग अब गड्ढे में रास्ता तलाश कर रहे हैं। क्या परेशानी है बताइए। परेशानी पूछिए मत, पिछले साल के बजाय तो यह 100 गुना यहाँ के पब्लिक मर रहे हैं, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, आने जाने का साधन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। बचने का कोई नहीं है। ये तो भोज पे कोहड़ा रोपने वाली बात हो गई। ये हम लोगों ने 2 साल पहले सीएम को चिट्ठी दे रखा है, मैंने पर्सनली कमिश्नर साहब को दे रखा है। आज से 6 महीने 10 महीने पहले गेमन इंडिया कंपनी ऐसा बर्बाद की और कुछ नहीं हुआ। हमारे पास चिट्ठी है। महिलाओं की आवाज करीब से नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। बताइए कितनी परेशानी है। रास्ता कब से बंद है? घर में राशन खत्म है, किसी के घर में कोई बीमार है, ना तो अस्पताल जाने के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही बाजार जाने के लिए कोई व्यवस्था है, क्योंकि लोग घरों में कैद हैं। यानी बेली रोड से लेकर नहर तक जो तस्वीर आपके सामने है वो यही है। हर इलाके के लोग कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट हो गए हैं। अब इंतजार हो रहा है कि कोई आएंगे हाकिम और उसके बाद इनकी परेशानी दूर करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शायद ये तस्वीरें मंत्री जी देख नहीं पाते होंगे या देखने की फुर्सत नहीं है, इसलिए दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। वैसे नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर नगर से विधायक हैं, तो भला उनके क्षेत्र में कम से कम तस्वीर अच्छी होनी चाहिए, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन देख लेते हैं मुजफ्फरपुर में जहां से वो विधायक हैं वहां कैसी तस्वीर है। यहां भी आग लगने पर कुआं खोदने जैसे हालात हैं। आलम यह है कि जब बरसात शुरू हो चुकी है, जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें दोगुनी करने के लिए नाला निर्माण कार्य शुरू करा गया है। जगह जगह सड़क किनारे गड्ढा खोद दिया गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर में नाला निर्माण का काम मानसून के बारिश के बीच शुरू हुआ है और यही वजह है कि लोगों की समस्याएं जो पहले थी उससे और बढ़ती चली जा रही है। अब ये देखिए वार्ड 27 जो मुजफ्फरपुर शहर का मझौलिया इलाका है, ये मुख्य सड़क है और सड़कों पर जो कीचड़ है ये नाले की उड़ाई की वजह से हुआ है। नाला निर्माण का काम चल रहा है और लोगों की जो पीड़ा है ये लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से निर्माण चल रहा है और उस वजह से जब बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, फोरकास्ट भी किया गया है कि अगले 3 दिनों तक हैवी बारिश होगी। ऐसे में ये नाले निर्माण का जो काम है इससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो साफ तौर पर हम बात करते हैं, ये कब तक बना लेना है? इसका टाइम अवधि 6 महीना का है और क्या कहते हैं लॉकडाउन के कारण बाधित हुआ था। लॉकडाउन के बाद आदेश मिला, हम लोग काम जारी किए। जितना जल्द होगा उतना जल्द खत्म करेंगे। हम लोग तो दिन रात बारिश में भी काम कर रहे हैं। इसी मझौलिया में एक महिला की मौत भी हुई थी कुछ दिन पहले नाले में गिरने की वजह से। स्लैब का निर्माण भी नहीं हुआ। क्या दिक्कत आ रही है आपको? रोड बहुत धीरे धीरे नाला बन रहा है, इसमें आने जाने में परेशानी है। हमारा तो दुकान है, वहाँ पर भी कोरा गया है, लेकिन जल्दी जल्दी बन नहीं रहा है। 2 लेबर से बन रहा है, 2 लेबर से कहीं नाला बनता है। ठेकेदारी का काम होता है क्या? वर्कफोर्स नहीं है, अपने मन से काम हो रहा है बिना किसी प्लानिंग के। जहाँ मन वहाँ गड्ढा खोद रहे हैं, चले जाते हैं छोड़ के काम। आने जाने में दुविधा हो रहा है, जाम लग रहा है 2-2 घंटा का, 3-3 घंटा का। किसी को इमरजेंसी में जाना है हॉस्पिटल तो जा नहीं सकता है,
रुका हुआ एम्बुलेंस रुका रहता है। लॉकडाउन की वजह से बताया जा रहा है कि कार्य विलंब से शुरू हुआ है, लेकिन मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में चयन हुए 3 साल हो गए हैं और इस प्रकार जो नाले का निर्माण है, इसी स्लैब की नहीं रहने की वजह से एक महिला की मौत हुई थी। लेकिन अब भी जो निर्माण की गुणवत्ता है उसको लेकर भी सवाल है। जो कार्य प्रगति है मानसून में उसको लेकर समस्या है और आप मुख्य सड़क का हाल देख रहे हैं, लोग कीचड़ के बीच किसी तरह जो आवागमन है वो कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और अब जरा इंटरनेशनल सिटी गया का भी हाल देख लेते हैं। मानसून की पहली झमाझम बारिश ने गया नगर निगम के नाला सफाई की भी पोल खोल दी है। कई मोहल्लों के साथ ही डीएम कार्यालय परिसर और खुद नगर निगम कार्यालय परिसर भी डूब गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। लगातार बारिश से गया शहर के कई इलाकों में जल जमाव है और सबसे बड़ी बात है कि जिलाधिकारी का समाहरणालय और नगर निगम कार्यालय दोनों में भीषण जल जमाव है और जो भी यहाँ कर्मचारी हैं वो पानी में आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो अधिकांश कार्यालय है नगर निगम का वो बंद है, वहाँ ताला लगा हुआ है। चूँकि पहले से यहाँ कोरोना का संक्रमण था, डिप्टी मेयर के साथ ही कई कर्मचारी संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद कर्मचारियों की आवाजाही कम हुई थी। और आज जब भी इस तरह की बारिश हुई है और जल जमाव हुआ है, उसके बाद पूरी तरह से यहाँ ताला लगा हुआ है। 1-2 कर्मचारी को छोड़कर यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। खाली कागजी पर पैसा निकल रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है। खाली जनता को बरगलाया जा रहा है, कुछ काम नहीं नगर निगम में हो रहा। खाली लूट का अड्डा बना हुआ है नगर निगम। तो गया नगर निगम का कार्यालय है और हर बरसात में इसी तरह से पानी भर जाया करता है। नाली वगैरह साफ सुथरा भी होता है, लेकिन बरसात में बढ़िया से काम हो नहीं पाता है। इसके कारण जल जमाव हो जाता है। पूरा शहर को तो जल जमाव से मुक्त कराते हैं, लेकिन कहीं कहीं नाली जाम हो जाता है तो इसके वजह से पानी ब्रेक हो जाता है। तो जो बारिश हुई है उसका असर खेतों में किसानों के लिए तो अच्छा है, लेकिन शहर के कई इलाकों में और यहाँ तक कि जो प्रशासनिक भवन है वहाँ काफ़ी जल जमाव है, जिसका खामियाजा जिससे परेशानी सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और सोचिए ये हालात बरसात की शुरुआत में है, अभी पूरा बरसात बाकी है। 72 घंटे का अलर्ट है मौसम विभाग का और अलर्ट के बाद बिहार आपदा विभाग भी अलर्ट पर है। थंडर स्टॉर्म अलर्ट को लेकर अर्थ नेटवर्क के जरिए आधे घंटे पहले बिजली गिरने की सूचना मिल जाएगी। वज्रपात के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है अर्थ नेटवर्क के द्वारा पिछले साल ही जिस तरह की घटनाएं घट रही थी, तो हम लोगों ने ये सिस्टम को इस बार भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 पर आपको बिजली का अलर्ट मिलेगा। बिजली गिरने से पहले ही न्यूज़ 18 को जानकारी मिलेगी और ये जानकारी हम करेंगे आपके साथ साझा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।